नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल चुरू क्लासेज पर। तो दोस्तों आज हम आप लोगों के बीच आरपीएससी सेकंड ग्रेड का मॉडल पेपर लेकर आ गए हैं। जी हाँ दोस्तों, हमारा यह तीसरा मॉडल पेपर है। ठीक है दोस्तों, हमने आप लोगों को 2 मॉडल पेपर प्रोवाइड करा दिया। आपने अभी तक नहीं देखे हैं चैनल की प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, और आपको विश्व भूगोल की क्लास भी मिल गई है। 51 मोस्ट क्वेश्चनों की विश्व भूगोल की क्लास मिल गई है। मैं 100% श्योर के साथ कहता हूँ कि 19 प्रश्नों में से पूछ जाएंगे। ठीक है, तो आपको क्या करना है, आपको वो क्लास देख लेनी है। और राजस्थान जीके, राजस्थान करंट जीके और मनोविज्ञान क्लास भी आपको डेली प्रोवाइड करा दी जा रही है। तो आपको क्या करना है, आपको चुरू क्लासेज को सब्सक्राइब कर लेना है। ठीक है दोस्तों, अब आपके पास अंतिम 2 रात है, आपको 2 रात जमकर तैयारी करनी है। ठीक है दोस्तों, चुरू क्लासेज आपके साथ है, आपको रिवीजन करना है। हम आप लोग बीच मोस्ट क्वेश्चन लेकर आ रहे हैं, हार्ड से हार्ड क्वेश्चन। तो आपको क्या करना है, आपको चुरू क्लासेज को सब्सक्राइब कर लेना है। ठीक है दोस्तों, चुरू क्लासेज आपके साथ है और क्लास को एंड तक जरूर देखना, मॉडल पेपर को पूरा जरूर देख लेना और हमें कमेंट करके जरूर बताना, अंत में ईमानदार से बताना कि आपके कितने क्वेश्चन सही है, जिससे आपको मालूम हो जाएगा कि आपकी तैयारी कैसी है। ठीक है दोस्तों, और चुरू क्लासेज को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि चुरू क्लासेस पूर्ण रूप से सेकंड ग्रेड को समर्पित चैनल है। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों आज की मॉडल पेपर स्टार्ट करते हैं। आज का मॉडल पेपर तीसरा मॉडल पेपर है हमारा, मॉडल पेपर थर्ड। 5 मॉडल पेपर मिल जाएंगे आपको इस चैनल पर। ठीक है, तो आप तीसरा मॉडल पेपर है हमारा। पहला क्वेश्चन आ रहा है राजस्थान जीके का कि राजस्थान में मराठों की घुसपैठ के लिए कौन जिम्मेदार है। कि राजस्थान में मराठों की घुसपैठ के लिए जिम्मेदार कौन है। ए नंबर ऑप्शन है दल्ले सिंह, बी है मेवाड़ के रतन सिंह, और सी है राव बुद्ध सिंह, और डी है प्रताप सिंह। तो दोस्तों इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। हाँ, राव बुद्ध सिंह मराठों की घुसपैठ के लिए जिम्मेदार है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपका आ रहा है कि कब मालवा विजय की स्मृति में महाराणा कुंभा ने एक चित्तौड़गढ़ एक ऐतिहासिक स्तंभ बनवाया था। कि महाराणा कुंभा ने मालवा विजय के बाद मालवा विजय की याद में चित्तौड़गढ़ में एक ऐतिहासिक स्तंभ बनवाया था। तो इसमें आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों। ए नंबर ऑप्शन है 1448 ईस्वी में, बी है 1456 ईस्वी में, सी है 1466 ईस्वी में, और डी है 1467 ईस्वी में। तो दोस्तों इसमें आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1448 ईस्वी में महाराणा कुंभा ने एक ऐतिहासिक स्तंभ बनाया था। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आ रहा है कि निम्न में से कौन हल्दी घाटी लड़ाई में महाराणा प्रताप के साथ नहीं था। कि निम्नलिखित में से कौन महाराणा प्रताप के साथ नहीं था, तो निम्न में से पूछा है। तो ए नंबर ऑप्शन राणा पुंजा, बी है झालामान, सी है हकीम खान सूरी, और डी है हाजी खान पठान। तो दोस्तों आपको मालूम है कि राणा पुंजा तो उनकी भील कमांडर का सेनापति थे, राणा पुंजा। ठीक है, और झालामान सेना में थे शामिल है, जो महाराणा प्रताप के कपड़े पहनकर उनके वस्त्र धारण करके सेना के खिलाफ लड़े थे। ठीक है, और महाराणा प्रताप छोटे लोग गए थे इसलिए। और हकीम खान सूरी भी थे, हाजी खान पठान नहीं थे महाराणा प्रताप के साथ। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, हाजिम खान पठान इसका राइट आंसर हो जाएगा। हाँ, राजस्थान जीके के मोस्ट क्वेश्चन लेकर आए हैं हम आप लोगों के बीच, हार्ड से हार्ड क्वेश्चन लेकर आए हैं। अगला क्वेश्चन है कि महाराज बलवंत सिंह द्वारा भरतपुर में निर्मित वास्तुकला की हिंदू शैली की सबसे अच्छी इमारत कौन सी है। कि महाराणा बलवंत सिंह द्वारा भरतपुर में निर्मित, ये भी पूछ सकता है कि वास्तुकला की हिंदू शैली की सबसे अच्छी इमारत कहाँ पे है। सर जी भरतपुर के अंदर है, और किसके द्वारा बनाई गई, सर जी महाराणा बलवंत के द्वारा बनाई गई। ठीक है, तो ये सबसे अच्छी इमारत है कौन सी। ए नंबर ऑप्शन है कोठीघाट, बी है गंगा मंदिर, सी है मोती महल, और डी है लक्ष्मण मंदिर। तो दोस्तों इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा गंगा मंदिर। ठीक है, बी नंबर ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आ रहा है कि निम्न में से कौन सा स्थान असत्य है। अपनी मर्यादा को बचाने के लिए पद्मिनी ने 1303 में जोहर किया। सही है, ये तो पद्मिनी ने 1303 ईस्वी में जोहर किया था। त्रैन की पहली लड़ाई पृथ्वीराज चौहान सेकंड ने मोहम्मद गौरी को हराया। ठीक है, ये भी सही है। त्रैन की पहली लड़ाई कब हुई, 1191 में, और दूसरी 1192 ईस्वी में हुई। ठीक है, और अकबर ने 1580 ईस्वी में अब्दुल रहीम खान खन्ना को राजस्थान का सूबेदार नियुक्त किया। दोस्तों ये गलत है, हाँ ये गलत है। और उदय सिंह ने 1569 ईस्वी में उदयपुर की स्थापना की, ये भी सही है। ऑप्शन नंबर डी भी सही है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आपको असत्य कथन पूछा है, ये असत्य कथन है ना, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आ रहा है कि नवंबर 1761 ईस्वी में बटवाड़ा का युद्ध किन किन के मध्य हुआ। ये भी पूछ सकते हैं आपको कि बटवाड़ा का युद्ध कब हुआ। ये भी आप ध्यान रख लीजिए कि बटवाड़ा का युद्ध 1761 ईस्वी में हुआ, नवंबर 1761 ईस्वी में बटवाड़ा का युद्ध हुआ। तो बटवाड़ा का युद्ध किन किन के मध्य हुआ। ए नंबर ऑप्शन जयपुर नरेश सोई प्रताप सिंह, जोधपुर शासक विजय सिंह, बी है जयपुर नरेश सोई माधोपुर एवं कोटा राजा शत्रुसाल, और सी है जयपुर नरेश जगत सिंह द्वितीय एवं जोधपुर शासक मान सिंह राठौड़, और डी है जयपुर नरेश स्वाई प्रताप सिंह, और कोटा नरेश शत्रुसल। तो दोस्तों इसमें आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा।
राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जयपुर नरेश स्वाई माधव सिंह एवं कोटा राजा शत्रुशाल के मध्य नवंबर 1761 ईस्वी के अंदर बंटवारा का युद्ध हुआ। तो बंटवारा का युद्ध किन के मध्य हुआ? जयपुर नरेश स्वाई माधव सिंह एवं कोटा राजा शत्रुशाल के मध्य। कब हुआ? नवंबर 1761 ईस्वी के अंदर हुआ। अगला प्रश्न आ रहा है कि जैसलमेर में पट्टुओं की हवेली क्यों प्रसिद्ध है? कि जैसलमेर में पट्टुओं की हवेली क्यों प्रसिद्ध है? ए नंबर ऑप्शन चाहिए कारण, बी है दीवार की पेंटिंग के कारण, सी है सुंदर नक्काशी छतरियों मेहराब के कारण, और डी है हवेली के बीच में विशाल आंगन के कारण। तो दोस्तों इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पट्टुओं की हवेली किस लिए प्रसिद्ध है? पट्टुओं की हवेली सुंदर नक्काशी छतरियां एवं मेहराब के कारण। तो पट्टों की हवेली कहाँ पे है ये भी आपको ध्यान रखना है। पट्टों की हवेली जैसलमेर में स्थित है, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि संत पीपा का यादगार स्मारक कहाँ मौजूद है? कि संत पीपा का यादगार स्मारक कहाँ मौजूद है? ए नंबर ऑप्शन राजसमंद, बी है झालावाड़, सी है कांकरोली और डी है बीकानेर। तो दोस्तों इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन झालावाड़ के अंदर। संत पीपा का यादगार स्मारक कहाँ है? झालावाड़ के अंदर है, ठीक है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य भिल्लों का नहीं है? कि निम्न में से कौन सा नृत्य भिल्लों का नहीं है? ए नंबर ऑप्शन है गौरी, बी है नेजा, सी है गेर और डी है कच्ची घोड़ी। तो दोस्तों इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कच्ची घोड़ी भिल्लों का नहीं है। कच्ची घोड़ी भिल्लों के द्वारा नहीं किया जाता है। भिल्लों के द्वारा कौन कौन से किया जाते हैं देख लीजिए। गौरी भिल्लों के द्वारा किया जाता है, नेजा भी भिल्लों के द्वारा किया जाता है और गेर भी भिल्लों के द्वारा किया जाता है। ये नहीं किया जाता। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न आपका आ रहा है, अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है कि लाला जयदयाल और सालदार मेहराब खान ने कोटा की रेजिमेंट में विद्रोह को फैलाया। कि लाला जयदयाल और सालदार मेहराब खान ने कोटा की रेजिमेंट में विद्रोह कब फैलाया? तो एक नंबर ऑप्शन है 15 अक्टूबर 1857 को, बी है 15 नवंबर 1857 को, सी है 15 दिसंबर 1857 को और डी है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 15 अक्टूबर 1857 ईस्वी को लाला जयदयाल और सालदार मेहराब खान ने कोटा की रेजिमेंट में विद्रोह फैलाया। अगला प्रश्न है कि किस जगह पर लकड़ी की मूर्तिकला वर्तमान में सबसे ज़्यादा विकसित हुई है? कि कौन सी जगह पर लकड़ी की मूर्तिकला वर्तमान में सबसे ज़्यादा विकसित हुई है? ए नंबर ऑप्शन है जयपुर, बी है बस्सी, सी है जोधपुर और डी है अजमेर। तो दोस्तों इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बस्सी के अंदर, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आ रहा है कि किसने निरंजनी संप्रदाय की स्थापना की और लोक मन में दिव्य आस्था प्राप्त की? तो ए नंबर ऑप्शन है जसनाथ, बी है हरिदास, सी है गरीबनाथ और डी है बालनाथ। तो दोस्तों इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हरिदास ने, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि एनोल्स एंड एंटीक्यूट ऑफ राजस्थान नामक पुस्तक को संपादित किसने किया? ए नंबर ऑप्शन है ज्ञानचंद, बी है कर्नल टोड, सी है विलियम करुक और डी है जॉर्ज थॉमस। तो दोस्तों इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विलियम कुरुक ने। अगला प्रश्न है कि बुस्ट्रोफिदीन लिपि के साक्ष्य कौन से काल में मिले? कि बुस्ट्रोफिदीन लिपि के साक्ष्य कौन से काल में मिले? ए नंबर ऑप्शन है प्रागैतिहासिक काल, बी है आद्य ऐतिहासिक काल और सी है ऐतिहासिक काल और डी है पाषाण काल। तो दोस्तों इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आद्य ऐतिहासिक काल में मिले। अगला प्रश्न है कि राजस्थान पुरातत्व विभाग की स्थापना कब और कहाँ हुई? ये मोस्ट है कि राजस्थान पुरातत्व विभाग की स्थापना कब और कहाँ पे हुई? ए नंबर ऑप्शन है 1904 और बी है 1950 और सी है 1950 और डी है 1950। तो दोस्तों इसमें आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? दोस्तों इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1950 जयपुर के अंदर हुई, ठीक है। 1950 जयपुर के अंदर हुई, यहाँ पे 1904 है, ठीक है। 1950 जयपुर के अंदर हुई। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि हमीर महाकाव्य में चौहान को बताया गया है। कि हमीर महाकाव्य में चौहानों को क्या बताया गया है? ए नंबर ऑप्शन चंद्रवंशी, बी है ब्राह्मण, सी है यदुवंशी और डी है सूर्यवंशी। तो दोस्तों इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, चौहानों को सूर्यवंशी बताया गया है। कौन से महाकाव्य में? हमीर महाकाव्य में। यह भी आपको मालूम होना चाहिए। किस शिलालेख के अनुसार सांबर झील का निर्माण वासुदेव ने करवाया? कि कौन सी शिलालेख के अनुसार सांबर झील का निर्माण वासुदेव ने करवाया? ए नंबर ऑप्शन है शाकंभरी शिलालेख, बी है बिजोला शिलालेख और सी है राजसीय प्रशस्ति और डी है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा बिजोला शिलालेख के अनुसार सांबर झील का निर्माण वासुदेव ने करवाया। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा बेसिन गोदावरी क्षेत्र के रूप में जाना जाता है? कि कौन सा बेसिन है गोदावरी क्षेत्र के रूप में जाना जाता है? ए नंबर ऑप्शन चंबल बेसिन, बी है मध्य माही बेसिन, सी है लूनी बेसिन और डी है सांबर बेसिन। तो दोस्तों इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लूनी बेसिन, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि कांतली नदी का स्रोत है। कि कांतली नदी का स्रोत क्या है? ए नंबर ऑप्शन है शेवर पहाड़िया, बी है खमनोर पाटिया, सी है खंडेला पहाड़िया और डी है विंध्य के बीच। तो दोस्तों इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, खंडेला पहाड़िया कांतली नदी का स्रोत है।
अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि पहला डेयरी संयंत्र राज्य में कहाँ पर स्थापित किया गया? कि पहला डेयरी संयंत्र राज्य में कहाँ पर स्थापित किया गया? ये ऑप्शन है जयपुर, बी है जोधपुर, सी है अजमेर, डी है बीकानेर। तो दोस्तों इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा अजमेर। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अजमेर के अंदर पहला डेयरी संयंत्र ने स्थापित किया गया। अगला प्रश्न है कि खस एक प्रकार की घास है जिससे क्या बनाया जा सकता है? कि खस एक प्रकार की घास है जिससे क्या बनाया जा सकता है? ए ऑप्शन है गुड़, बी है शराब, सी है इत्र और डी है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसमें आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, कस से इत्र बनाया जा सकता है। ठीक है, कस से इत्र बनाया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किन जिलों में ग्रेनाइट के अच्छे जमाव मिले? कि निम्नलिखित में से किन जिलों में ग्रेनाइट के अच्छे जमाव मिले हैं? तो दोस्तों इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बाड़मेर, सिरोही, उदयपुर, पाली, जालोर, बांसवाड़ा, अजमेर। इन जिलों के अंदर ग्रेनाइट के अच्छे जमाव मिले हैं। अगला क्वेश्चन है कि राजस्थान राज्य की अंतर्राज्यीय सीमा रेखा के साथ लंबाई के घटते क्रम में राज्यों का सही क्रम निम्न में से है। ये क्रम पूछा है राज्य की अंतर्राज्यीय सीमा, राज्य की अंतर्राज्यीय सीमा रेखा के साथ लंबाई के घटते क्रम में पूछा है, घटते क्रम में। ठीक है, तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पहले मध्य प्रदेश, उसके बाद हरियाणा, फिर गुजरात, फिर उत्तर प्रदेश, फिर पंजाब। तो इसका ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि विस्तार की दृष्टि से राजस्थान का सबसे छोटा भौतिक प्रदेश, विस्तार की दृष्टि से राजस्थान का सबसे छोटा भौतिक प्रदेश कौन सा है? दोस्तों इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अरावली पर्वत श्रेणी और पहाड़ी प्रदेश है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि राज्य के दक्षिणी और दक्षिण पश्चिमी भाग में तापमान अपेक्षाकृत कम रहने का मुख्य कारण क्या है? कि राजस्थान के दक्षिण और दक्षिण पश्चिम में भाग में तापमान कम रहने का कारण क्या है? दोस्तों ए नंबर ऑप्शन है समुद्र तट से निकटता, बी है समुद्र तल से ऊंचाई, सी है सूर्य ताप की कम मात्रा और डी है वनस्पति की अधिकता। तो दोस्तों इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, समुद्र तल से ऊंचाई के कारण। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि राजस्थान जिन खनिजों के उत्पादन में देश में प्रथम स्थान पर है वे खनिज कौन सी है? कि राजस्थान जिन खनिजों में उत्पादन में देश में प्रथम स्थान पर है वे कौन कौन सी खनिज है? तो दोस्तों इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एक तो है एस्बेस्टोस और बी है फेल्सपा सागर और सी है चांदी और डी है संगमरमर। तो दोस्तों ये है, पहली तो है एस्बेस्टोस और दूसरी है फेल्स सागर और तीसरी है चांदी और चौथी है संगमरमर। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न आ रहा है कि जनगणना 2011 के अनुसार सर्वाधिक ग्रामीण लिंगानुपात वाला जिला है। कि जनगणना 2011 के अनुसार सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है? ए नंबर ऑप्शन राजसमंद, बी है डूंगरपुर, सी है पाली, डी है जालोर। तो दोस्तों इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, डूंगरपुर जिला है। ठीक है, जनगणना 2011 के अनुसार सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला डूंगरपुर है। अगला प्रश्न है कि पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे द्वारा धरतीपुत्र सिंह शेखावत पुस्तक का विमोचन हुआ, यह किसके द्वारा लिखित है? पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे द्वारा लिखित पुस्तक कौन सी है? धरतीपुत्र सिंह शेखावत है, धरतीपुत्र सिंह शेखावत। तो इसका विमोचन किसके द्वारा लिखित है? ये वसुंधरा राजे द्वारा इसका विमोचन किया गया। लिखित किसके द्वारा है? ये नंबर ऑप्शन है जसवंत सिंह राठी, बी है गुलाब कोठारी, सी है कलराज मिश्र और डी है बहादुर सिंह राठौड़। तो दोस्तों इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बहादुर सिंह राठौड़ के द्वारा लिखित है ये। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न आ रहा है कि राज्य में बालू का स्तूप वाले क्षेत्रों में जो मृदा पाई जाती है वह क्या कहलाती है? तो बालू का स्तूप वाले क्षेत्रों में जो मृदा पाई जाती है उसे क्या कहते हैं? दोस्तों ए नंबर ऑप्शन है भूरी दमोट, बी है पिल्ली भूरी बुल्ली और सी है भूरी मटियार दमोट और डी है लाल दमोट। तो दोस्तों इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी बालू का स्तूप दे रखा है ना तो पिल्ली भूरी बुल्ली हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आ रहा है कि राज्य में शेला बासमती चावल का उत्पादन कहाँ पर होता है? राजस्थान में शेला बासमती चावल का उत्पादन कहाँ पे होता है? ए नंबर ऑप्शन है बांसवाड़ा, बी है डूंगरपुर, सी है बूंदी, डी है गंगानगर। तो दोस्तों इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बूंदी के अंदर होता है। ठीक है दोस्तों, आज के क्वेश्चनों का लेवल हार्ड है। हाँ, आज मॉडल पेपर है वो हार्ड है। ठीक है दोस्तों, आपको अंत में जरूर बताना है कि आपके कितने क्वेश्चन हार्ड लेकर आए। मैं हार्ड से हार्ड क्वेश्चन लेकर आए आज कि राजस्थान में शुष्क क्षेत्रों के लिए सर्वाधिक उपयुक्त फल वृक्ष है। राजस्थान में शुष्क क्षेत्रों के लिए सर्वाधिक उपयुक्त फल वृक्ष कौन सा है? दोस्तों ए नंबर ऑप्शन है बेर, बी है अनार, सी है सीताफल और डी है पपीता। तो दोस्तों इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बेर है। ठीक है, अगला प्रश्न देख रहे हैं। अगला प्रश्न है कि राज्य में काले रंग का संगमरमर कहाँ मिलता है? राज्य में काले रंग का संगमरमर कहाँ मिलता है? ए नंबर ऑप्शन है बोरावड़ में, बी है भैंसलाना में, सी है त्रिपुरा सुंदरी में और डी है देवमाता में। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी भैंसलाना में। ठीक है, भैंसलाना में मिलता है। अगला प्रश्न है कि राज्य में
स्टील ग्रेड के चूना पत्थर का एकमात्र उत्पादक जिला है। ये रोबोस्टा बीकानेर भी है, बाड़मेर सी है, जैसलमेर और डी है नागौर। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जैसलमेर। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, राज्य में अब तक कितनी औद्योगिक नीतियों की घोषणा की जा चुकी है? राज्य में अब तक कितनी औद्योगिक नीतियों की घोषणा की जा चुकी है? ए नंबर ऑप्शन है 3, बी है 4, सी है 5, डी है 2। तो दोस्तों इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 4 नीतियों की घोषणा की जा चुकी है। ठीक है। अगला प्रश्न है कि कामधेनु योजना का उद्देश्य क्या है? कि कामधेनु योजना का उद्देश्य क्या है? तो दोस्तों आपको मालूम होना चाहिए कामधेनु योजना का उद्देश्य क्या है? गौशालाओं को उन्नत नस्ल से दुधारू पशुओं के प्रजनन केंद्र बनाना। यानी गौशालाओं को उन्नत नस्ल से दुधारू पशुओं के प्रजनन केंद्र को बनाना। ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि रामगढ़ विषधारी बूंदी राज्य का चौथा टाइगर रिजर्व घोषित हुआ। कि रामगढ़ विषधारी बूंदी राज्य का चौथा टाइगर घोषित हुआ। इस टाइगर रिजर्व में किन जिलों में क्षेत्र शामिल है? तो आपको दोस्तों राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कोटा, बूंदी और सवाईमाधोपुर क्षेत्र में शामिल है। ठीक है। अगला प्रश्न है कि कोटा राज्य कब विभाजित हुआ? कोटा राज्य कब विभाजित हुआ था? विभाजित कब पूछा है? तो एक नंबर ऑप्शन 1805, बी है 1934 और सी है 1939 और डी है 1933। तो दोस्तों इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1933 के अंदर कोटा राज्य विभाजित हुआ। ठीक है। अगला प्रश्न है कि मारवाड़ प्रजामंडल किस वर्ष में जोधपुर में स्थापित किया गया था? कि मारवाड़ प्रजामंडल किस वर्ष में जोधपुर में स्थापित किया गया था? तो एक नंबर ऑप्शन है 1937, बी है 1934, सी है 1939 और डी है 1933। तो दोस्तों इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1934 के अंदर मारवाड़ प्रजामंडल जोधपुर में स्थापित किया गया था, स्थापित। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि श्री माणिक्य लाल वर्मा की अध्यक्षता में 25 और 26 नवंबर 1941 को मेवाड़ प्रजामंडल का पहले अधिवेशन कहाँ पे आयोजित किया गया? तो मेवाड़ का पहला अधिवेशन किसके द्वारा, किसकी अध्यक्षता में किया गया? तो ये आपको ध्यान रखना है, माणिक्य लाल शर्मा की अध्यक्षता में, माणिक्य लाल वर्मा की अध्यक्षता में, सॉरी माणिक्य लाल वर्मा की अध्यक्षता में मेवाड़ का प्रजामंडल का पहला अधिवेशन 25 और 26 नवंबर 1941 को। ठीक है। और कहाँ पे? तो एक नंबर ऑप्शन अजमेर, भी है उदयपुर, सी है बीकानेर और डी है जयपुर। तो दोस्तों इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उदयपुर। हाँ, उदयपुर में माणिक्यलाल वर्मा के द्वारा 25 और 26 नवंबर 1941 को मेवाड़ प्रजामंडल का पहला अधिवेशन आयोजित किया गया। ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न आपका आ रहा है कि अगला क्वेश्चन है कि बीकानेर में स्थित वह महल जो अपनी स्वर्णिम मीनाकारी एवं स्थापत्य के लिए जाना जाता है। तो दोस्तों ए नंबर ऑप्शन है कन्नी महल, बी है मोती महल, सी है भिक्खा महल और डी है अनूप महल। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अनूप महल है। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब दोस्तों आपके करंट जी के क्वेश्चन आ रहे हैं। ठीक है। करंट जी का पहला क्वेश्चन है कि इन्वेस्ट राजस्थान 2022 का आयोजन किस शहर में होगा? इन्वेस्ट 2022 राजस्थान 2022 का आयोजन किस शहर में होगा? ए नंबर से जयपुर, भी है कोटा, सी है भीलवाड़ा, डी है उदयपुर। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जयपुर के अंदर इन्वेस्ट राजस्थान 2022 का आयोजन किया जाएगा। अगला प्रश्न है कि हाल ही में महिला सशक्तिकरण हेतु राजस्थान में महिलाओं कोऑपरेटिव बैंक की प्रथम शाखा कहाँ खोल जाएगी? तो महिला सशक्तिकरण हेतु राजस्थान में महिला की पहली कोऑपरेटिव प्रथम शाखा खोल जाएगी बैंक की। ठीक है। तो एक नंबर ऑप्शन है कोटा, बी है अजमेर, सी है जयपुर, डी है उदयपुर। तो दोस्तों इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जयपुर के अंदर राजस्थान में महिला कोऑपरेटिव बैंक की प्रथम शाखा खोली जाएगी। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आ रहा है कि मई 2022 में मुख्यमंत्री ने किस जिले में 3 नई तहसील खोलने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है? कि मई 2022 में मुख्यमंत्री ने किस जिले में 3 नई तहसील खोलने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है? तो एक नंबर ऑप्शन है बाड़मेर, भी है श्रीगंगानगर, सी है सिरोही और डी है जोधपुर। तो दोस्तों इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जोधपुर के अंदर। ठीक है। जोधपुर के अंदर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 3 नई तहसील खोलने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। अगला प्रश्न आ रहा है कि हाल ही में रिपोर्ट के अनुसार राजस्थान में बेरोजगारी में कौन से स्थान पर है? कि हाल ही में एक रिपोर्ट जारी हुई जिसमें राजस्थान बेरोजगारी में कौन से स्थान पर है? तो एक नंबर ऑप्शन है पहले, बी है दूसरे, सी है तीसरे, डी है चौथे। तो दोस्तों इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पहले स्थान पर राजस्थान। ए नंबर ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आ रहा है कि राजस्थान में ग्रामीण ओलंपिक खेलों कब शुरू हुआ? कि राजस्थान में ग्रामीण ओलंपिक खेलों कब से शुरू हुआ? एक नंबर ऑप्शन अगस्त 2022, बी है नवंबर 2022, सी है दिसंबर 2022 और डी है जनवरी 2022, सॉरी जनवरी 2023। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अगस्त 2022 से। हाँ, 29 अगस्त 2022 से। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि टोक्यो पैरा ओलंपिक में अवनी लेखरा ने निशानेबाजी में कौन सा पदक जीता? कि टोक्यो ओलंपिक में अवनी लेखरा ने निशानेबाजी में कौन सा पदक जीता था? एक नंबर ऑप्शन है कांस्य, बी है रजत, सी है स्वर्ण और डी है में से कोई नहीं। तो दोस्तों इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, स्वर्ण पदक। अवनी लेखरा ने स्वर्ण पदक जीता था जिसका संबंध किससे था? निशानेबाजी में था। ठीक है। टोक्यो पैरा ओलंपिक में।
अगला प्रश्न आ रहा है आपका कि हाल ही में राजस्थान के किस जिले में ग्रीन एग्रीकल्चर प्रोजेक्ट शुरू किया गया है। कि हाल ही में राजस्थान के किस जिले में ग्रीन एग्रीकल्चर प्रोजेक्ट शुरू किया गया है। तो एक नंबर ऑप्शन है बाड़मेर, बी है जैसलमेर, सी है उपरोक्त दोनों और डी है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उपरोक्त दोनों में, यानी बाड़मेर और जैसलमेर दोनों के अंदर ग्रीन एग्रीकल्चर प्रोजेक्ट शुरू किया गया है। अगला क्वेश्चन आ रहा है कि हाल ही में राजस्थान के किस जिले में स्थित एकमात्र ब्रह्मा मंदिर को विश्व रिकॉर्ड में दर्ज कर लिया गया है। कि किस जिले में स्थित है जो एकमात्र ब्रह्मा मंदिर है उसको विश्व रिकॉर्ड में दर्ज कर लिया गया है। तो एक नंबर ऑप्शन अलवर, बी है कोटा, सी है अजमेर और डी है जोधपुर। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अजमेर। अजमेर जिले में है ब्रह्मा मंदिर जिसे विश्व वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल कर लिया गया है। अगला प्रश्न है राजस्थान में समर फेस्टिवल का आयोजन कहाँ किया गया। राजस्थान में समर फेस्टिवल का आयोजन कहाँ किया गया। एक नंबर ऑप्शन है कुंभलगढ़ उदयपुर, बी है सिद्धगढ़ उदयपुर, सी है माउंट आबू सिरोही और डी है सिलगढ़ सिरोही। तो दोस्तों इसमें आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, माउंट आबू सिरोही के अंदर समर फेस्टिवल का आयोजन किया गया। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आ रहा है कि आईपीएल की तर्ज पर राजस्थान क्रिकेट संघ द्वारा राज्य में कौन से खेल आयोजित करवाए जाएंगे। आईपीएल की तर्ज पर राजस्थान क्रिकेट संघ के द्वारा राज्य में कौन से खेल आयोजित करवाए जाएंगे। तो दोस्तों एक नंबर ऑप्शन आ रहा है सब, बी है सी, सी आरपीएल और डी आरसी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आरपीएल यानी राजस्थान प्रीमियर लीग। राजस्थान प्रीमियर लीग, इंडियन प्रीमियर लीग की तरह राजस्थान प्रीमियर लीग भी आयोजित करवाई जाएगी। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अब दोस्तों करंट जीके क्वेश्चन समाप्त हो जाते हैं यहीं पे। अब दोस्तों आपके इंडिया जीके और विश्व जीके, इंडिया जीके और वर्ल्ड जीके क्वेश्चन आएंगे। इंडिया और वर्ल्ड जीके क्वेश्चन आएंगे। अब वर्ल्ड भूगोल यानी विश्व की भूगोल में हम आप लोगों को पढ़ा चुके हैं और भारत की भूगोल भी आपको मिल जाएगी। हाँ, वर्ल्ड जियोग्राफी की क्लास आप देख लेना, चैनल पर मिल जाएगी आपको। और इस 30 क्वेश्चन में आपको इंडिया के और विश्व दोनों की मिल जाएंगे आपको। ठीक है, भारत और विश्व दोनों की मिल जाएंगी। तो अब अगला क्वेश्चन आ रहा है कि भारत में अब तक कुल कितनी बार सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य रहा है। कि भारत अब तक कितनी बार सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य रहा है दोस्तों। एक नंबर ऑप्शन है 2, बी है 3, सी है 7 और डी है 8। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 8 बार रहा है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भारतीय जनता पार्टी की स्थापना किस वर्ष हुई। भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी की स्थापना किस वर्ष हुई। एक नंबर ऑप्शन है 1978, बी है 1980, सी है 1985, डी है 1990। तो दोस्तों इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1980 में हुई। ठीक है, 1980 में हुई थी। और आपको डेट भी याद रखनी है तो आप डेट याद रख सकते हो 6 अप्रैल 1980 में, 6 अप्रैल 1980, 6 अप्रैल 1980 में बीजेपी की स्थापना हुई। ठीक है, बीजेपी का पूरा नाम है भारतीय जनता पार्टी। अगला प्रश्न है कि निम्न में से किस राज्य में विधान परिषद नहीं है। कि निम्न में से किस राज्य में विधान परिषद नहीं है। एक नंबर ऑप्शन है बिहार, बी आंध्र प्रदेश, सी है तेलंगाना और डी है राजस्थान। तो दोस्तों इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, राजस्थान में विधान परिषद नहीं है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि भारत के कितने राज्य समुद्र के किनारे पर है। भारत के कितने राज्य समुद्र के किनारे पर है। एक नंबर ऑप्शन है 7, बी है 8, सी है 9, डी है 10। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भारत में 9 राज्य समुद्र के किनारे पर स्थित है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आ रहा है कि निम्नलिखित में से भारत का कौन सा राज्य सर्वाधिक लंबी तटरेखा वाला राज्य है। कि निम्नलिखित में से भारत का कौन सा राज्य सर्वाधिक लंबी तटरेखा वाला राज्य है। तो एक नंबर ऑप्शन आंध्र प्रदेश, बी है गुजरात, सी है तमिलनाडु, डी है केरल। तो दोस्तों इसमें आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, गुजरात। हाँ, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। गुजरात सर्वाधिक लंबी तटरेखा वाला राज्य है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से किस राज्य से होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती। कि निम्नलिखित में से भारतीय राज्यों में होकर किस राज्य में कर्क रेखा नहीं गुजरती है। एक नंबर ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, बी है मध्य प्रदेश, सी है गुजरात और डी है झारखंड। तो दोस्तों इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उत्तर प्रदेश से होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, उत्तर प्रदेश से होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आ रहा है कि कौन सी अक्षांश रेखा भारत के मध्य से होकर गुजरती है। कि कौन सी अक्षांश रेखा भारत के मध्य से होकर गुजरती है। एक नंबर ऑप्शन है कर्क रेखा, बी है मकर रेखा, सी है विषुवत रेखा और डी है आकृतिक रेखा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कर्क रेखा भारत के मध्य से होकर गुजरती है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है। कि कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है। तो एक नंबर ऑप्शन है 5, बी है 6, सी है 7 और डी है 8। तो दोस्तों इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर ऑप्शन, कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। ठीक है,
अगला प्रश्न आ रहा है कि निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती। अब पूछे कर्क रेखा किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है, तो एक नंबर ऑप्शन है उड़ीसा, बी है गुजरात, सी है राजस्थान और डी है पश्चिम बंगाल है। तो दोस्तों इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए उड़ीसा। कर्क रेखा उड़ीसा से होकर नहीं गुजरती है, ठीक है। अगला प्रश्न है कि भारत का वह राज्य जिससे होकर कर्क रेखा गुजरती है। अब ये पूछा कि भारत का वह राज्य जिससे होकर कर्क रेखा गुजरती है, तो एक नंबर ऑप्शन उत्तर प्रदेश, बी है हिमाचल प्रदेश, सी है बिहार और डी है झारखंड है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी झारखंड। झारखंड से होकर कर्क रेखा गुजरती है, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, ठीक है, झारखंड से होकर कर्क रेखा गुजरती है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि भारत की मुख्य भूमि का दक्षिण पॉइंट है, कि भारत की मुख्य भूमि का दक्षिण पॉइंट कौन सा है। तो एक नंबर ऑप्शन है केप केमोरिन, बी है कैलिमियर पॉइंट, सी है इंदिरा पॉइंट, डी है नरीमन पॉइंट है। तो दोस्तों इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए केप केमोरिन। केप केमोरिन भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणी पॉइंट है। अगला प्रश्न है कि नारियल उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है, कि नारियल उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है। एक नंबर ऑप्शन है एक, बी है दो, सी है तीन और डी है चार। तो दोस्तों इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हाँ भारत का तीसरा स्थान है विश्व में नारियल उत्पादन में। अगला प्रश्न है कि चावल उत्पादन की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है, कि चावल उत्पादन की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है। एक नंबर ऑप्शन है पहला, बी है दूसरा, सी है तीसरा और डी है चौथा। तो दोस्तों इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दूसरा स्थान है चावल उत्पादन में भारत का विश्व में, ठीक है। अगला प्रश्न आ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत में जूट का सबसे बड़ा उत्पादक है, कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत में जूट का सबसे बड़ा उत्पादक है। एक नंबर ऑप्शन त्रिपुरा, बी है पश्चिम बंगाल, सी है मेघालय, डी है बिहार। तो दोस्तों इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हाँ राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी से का राइट आंसर हो जाएगा पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल भारत में जूट का सबसे बड़ा उत्पादक है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि भारत के किस राज्य में सोयाबीन की खेती का सर्वाधिक क्षेत्रफल है, कि भारत के किस राज्य में सोयाबीन की खेती का सर्वाधिक क्षेत्रफल है। तो एक नंबर ऑप्शन है मध्य प्रदेश, बी है राजस्थान, सी है उत्तर प्रदेश, डी है पंजाब है। तो दोस्तों इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए मध्य प्रदेश, हाँ मध्य प्रदेश इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भारत का सबसे बड़ा गन्ना उत्पादक राज्य कौन सा है, कि भारत का सबसे बड़ा गन्ना उत्पादक राज्य कौन सा है। एक नंबर ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, बी है महाराष्ट्र, सी है तमिलनाडु, डी है कर्नाटक है। तो दोस्तों इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा, राइट आंसर कौन सा है दोस्तों, हाँ इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर ऑप्शन, उत्तर प्रदेश गन्ना उत्पादक में पहला स्थान है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कौन सा रहा है दोस्तों। अगला क्वेश्चन आ रहा है आपका कि भारत में प्राकृतिक रबड़ का सबसे अधिक उत्पादन किस राज्य में होता है, कि भारत में प्राकृतिक रबड़ का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है दोस्तों। एक नंबर ऑप्शन है केरल, बी है कर्नाटक, सी है तमिलनाडु और डी है आंध्र प्रदेश। तो दोस्तों इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए केरल। केरल में प्राकृतिक रबड़ का सर्वाधिक उत्पादन होता है। अगला क्वेश्चन आ रहा है कि प्राकृतिक रबड़ के उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है, प्राकृतिक रबड़ के उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है दोस्तों। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चौथा स्थान है भारत का, ठीक है। प्राकृतिक रबड़ में भारत का चौथा स्थान है विश्व में। अगला क्वेश्चन है कि तंबाकू के उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है, कि तंबाकू के उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है दोस्तों। एक नंबर ऑप्शन है पहला, बी है दूसरा, सी है तीसरा, डी है चौथा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हाँ भारत का कौन सा स्थान है दोस्तों, भारत का दूसरा स्थान है तंबाकू उत्पादन में। अगला क्वेश्चन आ रहा है कि नीली क्रांति किससे संबंधित है, कि नीली क्रांति किससे संबंधित है। एक नंबर ऑप्शन है पर्यावरण से, बी है कृषि से, सी है मत्स्य उत्पादन से, डी है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसमें आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा दोस्तों, इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी मत्स्य उत्पादन से। नीली क्रांति मत्स्य उत्पादन से संबंधित है। अगला प्रश्न है कि भारत में दूध उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन सा है, कि भारत में दूध उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन सा है। एक नंबर ऑप्शन है गुजरात, बी है हरियाणा, सी है पंजाब, डी है उत्तर प्रदेश। तो दोस्तों इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत में दूध उत्पादन में उत्तर प्रदेश से अग्रणी राज्य, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि भारत में ऑपरेशन फ्लड कार्यक्रम का प्रारंभ कब हुआ, कि भारत में ऑपरेशन फ्लड कार्यक्रम का प्रारंभ कब हुआ। एक नंबर ऑप्शन है 1951, बी है 1970, सी है 1975, डी है 1985। दोस्तों इसमें आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा दोस्तों, इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हाँ 1970 ईस्वी में भारत में ऑपरेशन फ्लड कार्यक्रम का प्रारंभ हुआ। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि श्वेत क्रांति का संबंध किससे है, कि श्वेत क्रांति का संबंध किससे है। एक नंबर ऑप्शन है गेहूं उत्पादन से, भी है दूध उत्पादन से, सी है बाढ़ नियंत्रण से, डी है मत्स्य उत्पादन से। तो दोस्तों इसमें आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन, श्वेत क्रांति का संबंध है दूध उत्पादन से, ठीक है। बी नंबर ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि प्रायद्वीपों का महाद्वीप किस महाद्वीप को कहा जाता है, प्रायद्वीपों का महाद्वीप है किस महाद्वीप को कहा जाता है। एक नंबर प्रश्न एशिया महाद्वीप, भी है यूरोप महाद्वीप, सी अफ्रीका महाद्वीप, डी है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप।
तो दोस्तों इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यूरोप महाद्वीप। प्रायद्वीपों का महाद्वीप है, यूरोप महाद्वीप को कहा जाता है। मोस्ट क्वेश्चन है कि प्रायद्वीपों का महाद्वीप किस महाद्वीप को कहा जाता है, तो प्रायद्वीपों का महाद्वीप है, यूरोप महाद्वीप को कहा जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आ रहा है कि अंध महाद्वीप किसका उपनाम है, कि अंध महाद्वीप है किसका उपनाम है। एक नंबर ऑप्शन है अंटार्कटिका, बी है उत्तरी अमेरिका, सी है अफ्रीका, डी है यूरोप है। तो दोस्तों इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा अफ्रीका। अंध महाद्वीप किसका उपनाम है, अफ्रीका महाद्वीप का उपनाम है अंध महाद्वीप है। ये भी पूछ सकता है आपकी अफ्रीका महाद्वीप का उपनाम क्या है, तो अफ्रीका महाद्वीप का उपनाम है अंध महाद्वीप। ठीक है। अगला प्रश्न है कि विश्व एक छत किसे कहते हैं। ये भी स्टार लगाने वाला क्वेश्चन है। मोस्ट क्वेश्चन है कि विश्व एक छत किसे कहते हैं। एक नंबर ऑप्शन है तिब्बत के पठार को, भी है पामीर के पठार को, सी है अनातोलिया के पठार को, डी है दक्षिण भारत के पठार को। तो दोस्तों इसमें में आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पामीर के पठार को विश्व की छत कहते हैं। ठीक है, पामीर के पठार को विश्व की छत कहते हैं। अगला प्रश्न आ रहा है कि विश्व की सबसे बड़ी गहरी झील कौन सी है, कि विश्व की सबसे बड़ी गहरी झील कौन सी है। एक नंबर ऑप्शन है बेकाल झील, बी है वान झील, सी है सुपीरियर झील और डी है कैस्पियन झील सागर। तो दोस्तों इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बेकाल झील विश्व की सबसे बड़ी गहरी झील है। ठीक है, बेकाल झील। अगला प्रश्न आ रहा है कि विश्व में सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है, कि विश्व में सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है। एक नंबर ऑप्शन है धुआंधार, बी है एंजिल, सी है विंडोज टियर और डी है सदरलैंड। तो दोस्तों इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एंजिल। विश्व में सबसे ऊंचा जलप्रपात एंजिल है। ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि विश्व में सबसे ऊंचाई पर स्थित राजधानी कौन सी है, कि विश्व में सबसे ऊंचाई पर स्थित राजधानी पूछी है। एक नंबर ऑप्शन लापाज, भी है लंदन, सी है पेरिस, डी है काबुल। तो दोस्तों इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लापाज विश्व में सबसे ऊंचाई पर स्थित राजधानी है। अगला क्वेश्चन आ रहा है कि विश्व में सर्वाधिक देश किस महाद्वीप में स्थित है, कि विश्व में सर्वाधिक देश कौन से महाद्वीप के अंदर स्थित है। एक नंबर ऑप्शन एशिया महाद्वीप, बी है यूरोप, सी है ऑस्ट्रेलिया, डी है अफ्रीका। तो दोस्तों इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इसका राइट आंसर होगा अफ्रीका महाद्वीप में सर्वाधिक देश है। लेकिन जनसंख्या की दृष्टि से और क्षेत्रफल की दृष्टि से एशिया महाद्वीप सबसे बड़ा है, क्षेत्रफल और जनसंख्या। क्षेत्रफल और जनसंख्या की दृष्टि से पूछ लिया कि कौन सा महाद्वीप बड़ा है, तो एशिया महाद्वीप है। और सर्वाधिक देश किस महाद्वीप के अंदर है, अफ्रीका महाद्वीप के अंदर है। ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। अब दोस्तों आपके क्वेश्चन स्टार्ट हो जाते हैं यहाँ से शिक्षा मनोविज्ञान के। शिक्षा मनोविज्ञान के अंतिम 20 क्वेश्चन आएंगे। आपको मोस्ट क्वेश्चन करवा रहे हैं शिक्षा मनोविज्ञान के भी हम आप लोगों के बीच, उन्हीं में से आ जाएंगे आपके क्वेश्चन। तो आपको क्या करना है, आपको शुरू क्लासेज को सब्सक्राइब कर देना है। ठीक है दोस्तों, शुरू क्लासेज पर शिक्षा मनोविज्ञान की, करंट जीके की, राजस्थान जीके की सारी क्लास मिल रही है आपको, मॉडल पेपर भी मिल रहे हैं। तो आपको क्या करना है, आपको शुरू क्लासेज को सब्सक्राइब कर देना है। ठीक है दोस्तों, शुरू क्लासेज पूर्ण रूप से सेकंड ग्रेड को समर्पित चैनल है। तो दोस्तों शिक्षा मनोविज्ञान का क्वेश्चन आ रहा है कि अधिगम की विशेषता है, कि अधिगम की विशेषता क्या है। एक नंबर ऑप्शन है अनुकूल, बी है अनुभवों का संगठन, सी है उद्देश्यपूर्ण, डी है सभी। तो अधिगम की विशेषता में अनुकूलन भी होगा, अनुभवों का संगठन भी होगा, उद्देश्यपूर्ण भी होगा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आ रहा है कि ईगो लिबिडो का अर्थ क्या है, कि ईगो लिबिडो का अर्थ है। एक नंबर ऑप्शन आत्म प्रेम, बी है वस्तु लिबिडो, सी है ईगो मनोग्रंथि और डी है ईगो सिनेटोनिक है। दोस्तों इसमें आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, हाँ इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वस्तु लिबिडो। ईगो लिबिडो करता है वस्तु लिबिडो। अगला प्रश्न आ रहा है कि निम्न में से कौन सी प्रतिरक्षा मनोरचना है, कि निम्न में से कौन सी प्रतिरक्षा मनोरचना है। तो दोस्तों इसमें आपका एक नंबर वो ऑप्शन है दमन, बी है दलन, सी है प्रक्षेपण और डी है सभी। तो प्रक्षेपण प्रतिरक्षा है वो मनोरचना है प्रक्षेपण, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सी प्रतिरक्षा मनोरचना नहीं है। ये तो पूछा था कि मनोरचना है, ये पूछा है कि कौन सी प्रतिरक्षा मनोरचना नहीं है। तो एक नंबर से प्रक्षेपण, भी है प्रतिक्रिया निर्माण, सी है पलायन, डी है दमन। तो दोस्तों इसमें आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा दोस्तों, इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा हाँ पलायन, पलायन इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आपको मालूम होना चाहिए पलायन इसका राइट आंसर हो जाएगा। पलायन प्रतिरक्षा मनोरचना नहीं है और प्रक्षेपण है, प्रक्षेपण तो है और ये नहीं है। ठीक है। अगला प्रश्न है इस क्वेश्चन का तो राइट आंसर हो जाएगा पलायन हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि जो कार्य बहुत समय तक नहीं किया जाता उसे भूल जाते हैं, उसे क्या कहते हैं। यानी जो कार्य बहुत समय तक नहीं करते और उसे भूल भी जाते हैं उसे क्या कहते हैं दोस्तों। एक नंबर ऑप्शन है तत्परता का नियम। ठीक है। और बी नंबर ऑप्शन क्या है दोस्तों, बी नंबर ऑप्शन है बहुप्रतिक्रिया नियम, बी नंबर ऑप्शन है बहुप्रतिक्रिया नियम। और सी है अनुपयोग का नियम और डी है प्रभाव का नियम। तो दोस्तों इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुपयोग का नियम। यानी जो कार्य हम बहुत समय तक नहीं करते और उसे भूल जाते हैं उसे क्या कहते हैं अनुपयोग। अनुपयोग यानी हमें जो उपयोग में नहीं आ रहा है इसलिए उसी का अनुपयोग का नियम हो गया ना, उपयोग में नहीं आ रहा है इसलिए तो हम उस कार्य को भूल गए हैं ना।
जो उपयोग में नहीं आया तो तभी तो हम उस कार्य को भूल रहे हैं, जो कार्य बहुत समय तक यानी अनुपयोग में, यानी उपयोग में नहीं आया, इसलिए अनुपयोग का नियम हो जाएगा। ठीक है, अनुपयोग का नियम क्या कहता है कि जो कार्य बहुत समय तक नहीं करते उसे भूल जाते हैं, उसे अनुपयोग का नियम कहते हैं। अगला क्वेश्चन है कि खेल की अवधारणा शिक्षा जगत को किसने प्रदान की? खेल की अवधारणा शिक्षा जगत को किसने प्रदान की? एक नंबर ऑप्शन वाटसन, बी है फ्रोबेल, सी है विलियम, डी है जेम्स। तो दोस्तों इसमें आपका राइट आंसर कौन सा जाएगा? दोस्तों इसमें आपका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी, फ्रोबेल ने खेल की अवधारणा शिक्षा जगत में प्रदान की। शिक्षा जगत में खेल की अवधारणा फ्रोबेल ने प्रदान की। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि मनोविज्ञान के अध्ययन की इकाई क्या है? कि मनोविज्ञान के अध्ययन की इकाई क्या है? एक नंबर ऑप्शन संस्कृति, बी है व्यक्तित्व और सी है समूह और डी है समाज है। तो दोस्तों इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, व्यक्ति। ठीक है, अगला प्रश्न आ रहा है कि मनोविज्ञान किस शाखा के रूप में शिक्षा मनोविज्ञान की उत्पत्ति हुई? कि मनोविज्ञान की किस शाखा के रूप में शिक्षा मनोविज्ञान के रूप में उत्पत्ति हुई, कब हुई, ये पूछा है। ठीक है, तो एक नंबर ऑप्शन 1920, बी है 1905, सी है 1900, डी 1890। तो दोस्तों इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1900 ईस्वी में मनोविज्ञान शिक्षा मनोविज्ञान की उत्पत्ति हुई। ठीक है, अगला प्रश्न आ रहा है कि शिक्षक बल को नवीन ज्ञान ग्रहण करने हेतु तैयार कर सकता है? कि शिक्षक बल को नवीन ज्ञान ग्रहण करने हेतु तैयार कर सकता है। एक नंबर ऑप्शन पुस्तक से, बी है प्रेरणा से, सी है विद्यालय से, डी है कार्य से। तो दोस्तों इसमें आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रेरणा से। शिक्षक बल को नवीन ज्ञान प्रेरणा से तैयार कर सकता है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि प्राणी को सही प्रतिक्रिया सिखाने हेतु सक्रिय बनाती है। प्राणी को सही प्रतिक्रिया सीखने हेतु क्या सक्रिय बनाती है? एक नंबर ऑप्शन पुस्तक, बी है प्रेरणा, सी है विद्यालय, डी है कार्य। तो दोस्तों आपको मालूम होना चाहिए क्या सक्रिय बनाएगी? प्रेरणा, यानी प्राणी को सही प्रतिक्रिया सीखने हेतु प्रेरणा ही सक्रिय बनाएगी। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि हल का सीखने का सिद्धांत चालक न्यूनता का सिद्धांत है, यह कथन किसका है? हल का सीखने का सिद्धांत किसका है? चालक न्यूनता का सिद्धांत है, यह कथन किसका है? एक नंबर ऑप्शन स्किनर, बी है थार्नडाइक, बी है सी है पावलोव और डी है कोहलर। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर स्किनर। स्किनर का कथन क्या है? कि हल का सीखने का सिद्धांत है चालक न्यूनता का सिद्धांत है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि सूर्य के सिद्धांत को कहा जाता है? कि सूर्य के सिद्धांत को क्या कहा जाता है? एक नंबर ऑप्शन है विकराकृति, बी है समग्राकृति, सी है विशालाकृति, डी है संकीर्णाकृति। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, समग्राकृति। सूर्य के सिद्धांत को क्या कहा जाता है? समग्राकृति कहा जाता है सूर्य के सिद्धांत को। ठीक है, अगला प्रश्न है कि वर्दा इमर कोफला तथा कोहलर का सिद्धांत किस देश से संबंधित है? वर्दा इमर कोफला तथा कोहलर का संबंध किस देश है? एक नंबर ऑप्शन जर्मनी, बी है जापान, सी है इटली, डी है युगांडा। तो दोस्तों इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जर्मनी से संबंध है। ठीक है, वर्दा इमर कोफला तथा कोहलर का संबंध है जर्मनी से, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आ रहा है कि अधिगम तिरुपति से हो सकता है यदि बालक प्रेरित हो? अधिगम तिरुपति से हो सकता है यदि बालक प्रेरित हो, किससे होगा? स्वास्थ्य से, ज्ञान से, स्वप्रेरणा से या फिर खाटिनी से? तो दोस्तों आपको मालूम होना चाहिए बालक स्वप्रेरणा से होगा ना, बालक है स्वप्रेरणा से प्रेरित होना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आ रहा है कि प्राथमिक कक्षा के छात्रों में अभिप्रेरणा के लिए प्रयोग किया जाना चाहिए? यदि प्राथमिक कक्षा के छात्रों में अभिप्रेरणा के लिए क्या प्रयोग किया जाना चाहिए? एक नंबर ऑप्शन है ब्लैक बोर्ड का, बी है नवचारों का, सी है दंड का, डी है कंप्यूटर का। तो दोस्तों इसमें आपका राइट आंसर रहेगा नवचारों का। प्राथमिक कक्षा के छात्रों में नवचारों का प्रयोग किया जाना चाहिए। अगला प्रश्न है कि इंगो संरचना का अर्थ है? कि इंगो संरचना का अर्थ क्या है? एक नंबर ऑप्शन है अहम शक्ति, बी है अहम समष्टि, सी है अहम अखंडता, डी है कोई नहीं। तो दोस्तों इसमें आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? दोस्तों इसमें आपका राइट आंसर आपको मालूम होना चाहिए कौन सा हो जाएगा। हाँ, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं है। घोषणाकृत कोई भी नहीं है, न तो अहम शक्ति नहीं, अहम समष्टि नहीं, अहम अखंडता है। अगला प्रश्न आ रहा है कि निम्न में से कौन गौण मनोरचना है? गौण मनोरचना पूछा है कि कौन है, तो एक नंबर ऑप्शन क्या दे रखा है दोस्तों इसमें मैं आपको? एक नंबर ऑप्शन है कि आत्मीकरण, भी है प्रतिगमन, सी है उक्ता व्यास, डी है प्रतिक्रिया निर्माण। तो दोस्तों इसमें आपका राइट आंसर रहेगा आत्मीकरण। आत्मीकरण गौण मनोरचना है। ठीक है, अगला प्रश्न कौन सा है? अगला प्रश्न आ रहा है कि किस व्यक्ति ने समोन का अनुसंधान किया? कि किस व्यक्ति ने समोन का अनुसंधान किया? एक नंबर ऑप्शन फ्रेंच है मेस्मर, बी है सिगमंड फ्राइड और सी है जीने साक्रो, डी है जोने जैक्सन। तो दोस्तों इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, फ्रेंच ए मेस्मर ने व्यक्ति में समोन का अनुसंधान किया। अगला प्रश्न आ रहा है कि किस व्यक्ति ने कहा कि निद्रा का विभाग सोपन है?
किस व्यक्ति ने कहा कि निद्रा का अभिभावक शोपन है? मोस्ट क्वेश्चन है, स्टार लगाने वाले क्वेश्चन है। किस व्यक्ति ने कहा कि निद्रा का अभिभावक शोपन है? एक नंबर ऑप्शन है फ्राइड, बी है यूंग और सी है एल्डर और डी है जेने। तो दोस्तों इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा फ्राइड। फ्राइड ने कहा कि निद्रा का अभिभावक है शोपन है, ये फ्राइड का कथन है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आज का अंतिम क्वेश्चन है दोस्तों आपका कि थ्योरी ऑफ लर्निंग पुस्तक की रचयिता कौन है? ये भी मोस्ट क्वेश्चन है कि थ्योरी ऑफ लर्निंग पुस्तक की रचयिता कौन है? एक नंबर ऑप्शन हिलगार्ड, बी है वाटसन, सी है थॉर्नडाइक और डी है जेम्स। तो दोस्तों इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा हिलगार्ड। हिलगार्ड थ्योरी ऑफ लर्निंग पुस्तक की रचयिता है। दोस्तों आज को आपको आज की क्लास कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना और आपके कितने किस ईमानदारी से बताना, ठीक है दोस्तों। और चुरू क्लासेज को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। जी हाँ दोस्तों, चुरू क्लासेज सेकंड ग्रेड को पूर्ण रूप से समर्पित चंद्र। चुरू क्लासेज में आपको मॉडल पेपर, राजस्थान जी के, राजस्थान गणित जी के, मनोविज्ञान सारी चीजें आपको मिल रही है और विश्व का भूगोल भी आपको मिल गया। तो आपको क्या करना है, आपको चुरू क्लासेज को सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है दोस्तों। अब आपके पास अंतिम 2 दिन बचे, आपको 2 दिन में जमकर तैयारी करनी है, ठीक है दोस्तों। 2 दिन में आपको प्रोवाइड करने रिविजन करना है उन चीज़ों का। तो चुरू क्लासेज आपके साथ है, चुरू क्लासेज आपको रिविजन करवा रहा है। मॉडल पेपर 2 और मिल जाएंगे आपको, 3 मॉडल पेपर तो मिल गए हैं, 2 और मिल जाएंगे, यानी 5 मॉडल पेपर आपको मिल जाएंगे। तो 5 में से 500 क्वेश्चन में से तो आपके क्वेश्चन आएंगे ना, 500 क्वेश्चन ये हो जाएंगे। और क्वेश्चन हम करवा रहे हैं तो 1000 क्वेश्चन की समथिंग हम करा देंगे आपको, इनमें से जरूर आएंगे, ठीक है। मोस्ट क्वेश्चन करा रहे हैं हम आप लोग बीच। आपको क्या करना है, आपको चुरू क्लासेज को सब्सक्राइब कर लेना है, ठीक है दोस्तों। बने रहे चुरू क्लासेज के साथ। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब चुरू क्लासेज। धन्यवाद।